ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण से पर्यावरण संरक्षण और अर्थव्यवस्था में होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपर निदेशक दीप्ति कपिल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, चर्चा की शुरुआत एक बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े से मैं करना चाहूंगा। ठोस कचरे की जब हम बात करते हैं तो ठोस कचरे के प्रबंधन में सुधार को हम इस तरह से देख सकते हैं कि 2014 में ठोस कचरे का सिर्फ 17% के आसपास ही रिसाइकल होता था और 2024 का अगर हम आंकड़ा यहाँ शामिल करें, ये आंकड़ा 77% तक पहुंच गया। तो हम 80% तक कचरे की रिसाइकलिंग के मामले में लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं। यही बात ठोस कचरे के अलावा हमारे ई वेस्ट और दूसरे तरह के अपशिष्ट पर लागू होती है कि धीरे धीरे हम अब उस सर्कुलर इकोनॉमी में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम कचरे या अपशिष्ट का इस तरह से प्रबंधन करते हैं कि उसका दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकें। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही ये हमारे पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं कि किस तरह से कचरे प्रबंधन और अपशिष्ट की रिसाइकलिंग में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में भारत के क्या लक्ष्य हैं और वर्तमान में क्या प्रगति है, क्या कुछ इस मामले में नीतियां या कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसा तंत्र बनाया गया है जिससे कि हम कचरे की या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग को सुनिश्चित कर पाएं। हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर दीप्ति कपिल जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीप्ति जी, सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को मैं यही बता दूं कि आज हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक कॉन्क्लेव को संबोधित किया था जो कि कचरे प्रबंधन को लेकर आयोजित की गई है। और इसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किस तरह से रिसाइकलिंग का जो एक हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको अब फोकस किया जा रहा है और सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप जो सर्कुलर इकोनॉमी या वेस्ट की रिसाइकलिंग है उसके महत्व के बारे में बताइए, कितना जरूरी है हमारे देश के लिए। जैसे कि आपने कहा कि 2014 से 2024 के आंकड़े के हिसाब से हम लोग काफी सारा वेस्ट रिसाइकल कर रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने लिया कदम वो सर्कुलर इकोनॉमी का है। सर्कुलर इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि आपको कुछ भी जो अपने घर से निकलता है कचरा, उसको किस तरह से अच्छे से मैनेज करना है कि वो फाइनली आपका डंप में नहीं जाए, डिस्पोज ना हो। तो इसी को लेते हुए सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें से मेन तौर पर हम अगर कहें तो हम लोगों ने 10 वेस्ट पे अपना ध्यान दिया है और उसी के हिसाब से हम लोगों ने एक नया कदम उठाया EPR का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। EPR कहता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर को एक जो वेस्ट जनरेट करता है वो किस तरह से इसकी पूरी जिम्मेदारी ले, इसको पूरी अच्छी तरह से सुनिश्चित करे कि ये जो वेस्ट निकलेगा ये किस तरह से आपका रिसाइकिल हो सकता है। उनके लिए उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं दोनों को, जो जनरेट करता है, जो रिसाइकिल करता है, और इस रिसाइकलिंग के माध्यम से किस तरह से आपको फायदा होगा, ना कि रिसाइकलिंग में बल्कि आर्थिक व्यवस्था को मजबूत भी करेगा। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अगर देखें तो हम आज की देखें पॉपुलेशन हमारी 1.4 मिलियन हो गई है और हम बहुत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में है, जो अब हम 4थे नंबर पे जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे वेस्ट की जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके माध्यम से हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि रिसाइकलिंग के माध्यम से हम किस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कही, जिसको अपने संबोधन में आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी शामिल किया, कि जो हमारी ये सर्कुलर इकोनॉमी है इसमें क्षमता इतनी है कि इससे हम 1 करोड़ के आसपास नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं और साथ ही इससे बड़ी संख्या में स्टार्टअप जो कि रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री को और बढ़ा सकते हैं, उनका उद्भव हो सकता है। साथ में जो उद्योग हैं वो भी रिसाइकलिंग को अपनाएंगे तो रिसाइकलिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है? अगर हम बात करें सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकलिंग का भूमिका किस तरह से बढ़ावा देगी, तो हमारे पास अभी जो
आर्थिक स्थिति है और जो कचरा है उसके हिसाब से वो कचरा पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं हो रहा। हमने देखा कि ये रिसाइकिल अगर होगा तो हम 2500 करोड़ आज की तारीख में रेवेन्यू जनरेट कर पाए हैं रिसाइकलिंग की वजह से, जो कि पूरी तरह से नहीं हुई है। अगर यही आंकड़े हम पूरी तरह से रिसाइकिल करें, जितना वेस्ट निकला है उसको पूरी तरह से रिसाइकिल करें, तो हमारी ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1 लाख से पार हो सकती है। हर क्षेत्र में ई वेस्ट की बात करें, बैटरी वेस्ट की बात करें, हम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की बात करें, उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा चांस है आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इसके अलावा अभी हमारे पास रिसाइकलिंग के बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर हमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करना है। अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ हम आए तो हम इस वेस्ट को और अच्छे से रिसाइकिल करेंगे और ये वेस्ट को रिड्यूस भी करेगा। तो ये भी एक कदम है जो हम ले सकते हैं। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज नाम से आयोजित एक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसके लिए हमें संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए संसाधनों के कम प्रयोग और सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। आइए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो विजन जिसको लेकर भी हम चलते हैं, ये वास्तव में हमको अगर देश को 2047 के हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसमें जो अपने रिसोर्सेज है उसको मिनिमाइज वेस्ट करें, मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी की ओर हम ध्यान दें। एक अनुमान भी किया जाता है कि 2050 तक भारत की जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो लगभग $2 ट्रिलियन हो सकती है, 10 मिलियन जॉब्स को भी क्रिएट कर सकती है। सरकार ने कुछ चीज़ों पर फोकस किया है जिन पर मैं आपकी टिप्पणी भी यहाँ पर चाहूँगा, जैसे ई वेस्ट, पुराने जो व्हीकल्स हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग है, बैटरियाँ, इस्तेमाल किए गए जैसे तेल है, कचरे के लिए इस तरह का जो वेस्ट है उसके लिए सरकार ने EPR नियम लागू किए हैं, एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये EPR नियम क्या है, क्योंकि इसमें CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी योगदान है, आप उससे जुड़ी हुई हैं। विस्तार से थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि इन नियमों से किस तरह से हम देश में एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग का तंत्र बनाने जा रहे हैं जिसमें कि उद्योग भी शामिल है। अगर हम बात करें वेस्ट रिसाइकलिंग की तो इसका पहला मुहिम जो शुरू हुआ था 2016 के रूल से हुआ था। इसमें बहुत अलग अलग तरह के वेस्ट के लिए हम लोगों ने कानून बनाए थे, लेकिन हमने देखा कि रिसाइकलिंग को और हम अच्छे से कर सकते हैं और फिर हमारे पास ये सर्कुलर इकोनॉमी का भी इनिशिएटिव शुरू किया गया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने ये EPR का रेगुलेशन लाए। तो पहला हमारा जो EPR का हुआ, हमने पाया कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही दिक्कत वाला एरिया है। काफ़ी जगहों पे हमें वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ आपके घर के कचरे के साथ पाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले इसके लिए EPR रूल लाए। 2022 में हमने इससे शुरुआत की और उसके बाद हमने देखा कि टायर भी एक क्षेत्र है जहां पर रिसाइकलिंग की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ हम लोगों ने जुलाई 2022 में इसके लिए EPR रेगुलेशन लाए। फिर बैटरी के लिए हम लोग अगस्त में 2022 के लिए लाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं मिनरल्स हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो देश है उसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों पे इंपोर्ट करते हैं, वेस्ट डिपेंडेंट है हम लोग दूसरी कंट्रीज पे इस वेस्ट को लेने के लिए। तो अब हमारे पास एक ज़रूरत है जहां पर हम इस इंपोर्ट को रोक सकें और हमारे पास ऐसा वेस्ट है जो जनरेट होता है जहां से आप इन क्रिटिकल मेटल्स को, मिनरल्स को रिकवर कर सकते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुद्दा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ई वेस्ट है। ई वेस्ट में भी बहुत सारे आपके क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए भी हमने EPR प्रावधान लाए गए नवंबर 22 में। इसके चलते हमने देखा यूज्ड ऑयल जो आपका गाड़ी से निकलता है, इंजन ऑयल, इसके भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको भी अच्छे से अगर नहीं किया गया तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और इसकी रिसाइकलिंग भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको दूसरे देशों पे इसके इंपोर्ट के लिए भरोसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी ही कंट्री में इसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए EPR यूज्ड ऑयल लाया गया सितंबर 2023 में। अभी हमारा हाल ही में एक और EPR का रेगुलेशन आया है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के लिए, जो आपका गाड़ियों से स्टील निकलता है उसके लिए बनाया गया है, किस तरह से आप उसको रिसाइकिल करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो EPR ये अभी 6 वेस्ट के लिए लागू है।
आने वाले समय में 3 और वेस्ट के लिए आएगा, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के लिए, CND वेस्ट के लिए, और उसके अलावा आपका फेरस नॉन फेरस मेटल्स के लिए भी आएगा। अगर हम बात करें EPR है क्या, EPR कहे तो ये एक प्रोड्यूसर जो इस कम्युनिटी, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक फोन्स बनाते हैं, अगर हम बात करें प्लास्टिक के लिए तो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो बनाते हैं, अगर हम बात करें यूज्ड ऑयल के लिए तो जो आपका लुब्रिकेशन ऑयल, जो इंजन ऑयल है, ये लोग जो बनाते हैं, इन प्रोड्यूसर्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस वेस्ट को जो भी कुछ टाइम के बाद निकलेगा उसका रिसाइकलिंग सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये भी बताया कि हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पादन हम करते हैं, जिसमें कि प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक और इसके अलावा जो हम हैजार्डस यानी खतरनाक कचरे की अगर बात करें तो उसकी मात्रा भी बढ़ती गई है बहुत समय के साथ साथ, जिसे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, पर्यावरण को नुकसान होता रहा है। तो ऐसे में दीप्ति जी, अगर हम इसको देखें कि इसका जो पर्यावरण का महत्व है वो कितना है, किस तरह से हम सर्कुलर इकोनॉमी या ग्रीन इकोनॉमी को लाकर, या जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हम पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होने से बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि वेस्ट इज वेल्थ। हर वेस्ट में कुछ ऐसा है जिससे आप मिनरल या मेटल निकाल कर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम अगर बात करें, हर वेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसे मेटल्स हैं। बैटरी की बात करें तो उसमें लेड है, हम जिससे दोबारा से लेड के लिए यूज कर सकते हैं। हमें सेकेंडरी रिसाइकलिंग करने की जरूरत है और उसको फिर फर्दर यूज करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ 4-5 चीजों के ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएं तो हमें इस तरह से बनाना है कि वो रिसाइकिल हो सके, और उसके अलावा हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा उस वेस्ट का रिसाइकिल कर सके और कम से कम उसमें से वेस्ट जनरेट हो। उसके अलावा हमें अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है। और अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूं तो सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो हम कहते हैं हमेशा, कि हम उसका इस तरह से सेग्रीगेशन करें कि वो 3 हिस्सों में हो, एक आपका वेट हो, ड्राई हो और आपका हजार्डस हो, क्योंकि इस तरीके से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप उसको अच्छे से रिसाइकिल कर सकेंगे, सही तरीके से रिसाइकिल कर सकेंगे और उससे कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। अगर हम अपने ही लाइफस्टाइल में इस तरह से सोचें कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस वेस्ट को एक ऐसी जगह पहुंचाना है जहां ये अच्छे से रिसाइकिल हो सके, क्योंकि ये रिसाइकिल होकर आपको पर्यावरण के लिए तो बेहतर है ही है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। तो हम लोग अपने आसपास वालों को एजुकेट करें, और अगर कम्युनिटी में आप रहते हैं तो एक मुहिम चला सकते हैं आप अपने कम्युनिटी के थ्रू कि अपने ही सोसाइटी में जो भी वेस्ट हो रहा है उसको एक जगह इकट्ठा करके एक रिसाइकलर को आसपास इस सब की जानकारी आज के लोकल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी है। आप देखें तो हमारे एजुकेशन या फिर आप न्यूज़पेपर के जरिए और भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। तो इन सब तरीकों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो हमारा उद्देश्य है रिसाइकलिंग का और वेस्ट को रिड्यूस करने का, सर्कुलर इकोनॉमी को अचीव करने का, वो इंडिया के लिए हम लोग मिलकर सहयोग कर सकते हैं और अच्छे से इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, सरकार की कई नीतियां और कदम हमारे देश में जो अपशिष्ट का रिसाइकलिंग है उसको बढ़ावा दे रही है, उससे हम आने वाले समय में संसाधनों का सही उपयोग और पर्यावरण की रक्षा के मामले में बड़े समाधान और हम परिणाम देखने वाले हैं। और आने वाले भविष्य में भी हमारा जिस तरह से फोकस सर्कुलर इकोनॉमी पर है, उससे एक सस्टेनेबल फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसको निश्चित रूप से इससे बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आज इस विषय पर आपने विस्तार से हमें बताया, जानकारी दी और अपना विश्लेषण भी दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अपशिष्ट पुनर्चक्रण से पर्यावरण संरक्षण और अर्थव्यवस्था में होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपर निदेशक दीप्ति कपिल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।